अस्सलाम वालेकुम। जो लोग प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस 2026 या इससे ऑनवर्ड जितने भी एग्जाम हैं पीएमएस के उनकी तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और जो स्पेशली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक ऐसे का थीम लेके आऊंगा, एक टॉपिक लेके आऊंगा और उसके ऊपर बताऊंगा कि अगर एक जर्नल टॉपिक आता है आपके सामने जो कि आर्गुमेंटेटिव नहीं होता इन नेचर, तो आप उसके ऊपर आउटलाइन क्या कैसे बनाते हैं। और आउटलाइन जब बना लेते हैं तो उसके ऊपर जब आप पैराग्राफ लिखते हैं उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए, तो उन आउटलाइन के ऊपर उनको आउटलाइन को फॉलो करते हुए ऐसे के अंदर जब पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अक्सर कैंडिडेट का ये इशू होता है कि वो जब ऐसे आउटलाइन बना लेते हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और पेपर ऐसे का पेपर लिख रहे होते हैं, तो उनको इशू ये आता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें उस अपने ऐसे के पैराग्राफ्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अपने ऐसे के पैराग्राफ के अंदर कोट करें। तो जिसको हम ऐसे मटेरियल कहते हैं। तो इस जो टॉपिक में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके साथ में जो सपोर्टिंग मटेरियल है, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ कोट्स, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च इंडिकेटर्स या रेफरेंसेस, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टॉपिक क्या है उसकी आउटलाइन हम बनाएंगे और उस आउटलाइन को डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जो लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश ऐसे की, उनके लिए एक जर्नल टॉपिक को ऑप्ट करना, यानी एक जर्नल ऐसे के टॉपिक को चूज करना, उसके ऊपर आउटलाइन बनाना और उसके ऊपर ऐसे लिखना, दैट वुड बी अ चाइल्ड प्ले इंशाल्लाह। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। आज का मेरा टॉपिक है, टॉपिक आपको हो सकता है कि कम विजिबल हो, मैं मजीद इसको विजिबल कर देता हूँ। गुड गवर्नेंस की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक जर्नल टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक के अंदर कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे का पहलू नहीं है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर पहले भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए और पीएमएस के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर चुका हूं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये एक जर्नल टॉपिक है। अब इस किस्म की जो जर्नल टॉपिक है उसके ऊपर आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, जरा देखिएगा। मैं एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा और उसके बाद उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में। अगर इस किस्म का टॉपिक हो, गुड गवर्नेंस की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने टॉपिक देखा, टॉपिक के ऊपर गौर करें। दो इसमें वेरिएबल, दो थीम, दो कॉन्सेप्ट, दो टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक गुड गवर्नेंस की क्या होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये कैसे लेके जाती है। तो अब अगर इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखेंगे तो आपने फोकस करना है कि आपने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट बताना है एग्जामिनर को। वैसे तो एग्जामिनर को पता होता है कि गुड गवर्नेंस से क्या मुराद है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मुराद है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आपके मुताबिक गुड गवर्नेंस का क्या कंसेप्ट है, गुड गवर्नेंस के क्या कौन कौन से पिलर्स होते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन से गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें परी रेकोजिट्स होती हैं जो लाजमी होती हैं, और जो जुज़्व लाजनफक हो। और इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मुराद है, यानी आपकी आपकी आप क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुराद लेते हैं, और गुड गवर्नेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इंश्योर करती है, या गुड गवर्नेंस कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिजल्ट इन होती है। सो इन दो टॉपिक्स को, इन दो वेरिएबल्स को आप डिफाइन करेंगे, कहाँ डिफाइन करेंगे, और इस टॉपिक में मजीद आपने क्या इसके ऊपर ऐसे कैसे लिख सकते हैं। आउटलाइन जब आपको मैं बना देता हूँ तो आउटलाइन का मतलब ये है कि फिर आपके लिए उन आउटलाइन की जो टॉपिक्स होते हैं, आउटलाइन के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग होती हैं, उन पर लिखना जो है वो कोई इतना इशू नहीं होता। सो इस टॉपिक को अगर मैं इसके ऊपर ऐसे लिखूंगा, या कोई भी कैंडिडेट पीएमएस का, सीएसएस का, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या असिस्टेंट डायरेक्टर का, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का, या तहसीलदार का, या कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर अगर आप कर रहे हैं, तो आपको इस किस्म के टॉपिक के ऊपर जब आउटलाइन बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे। पहली हेडिंग आपकी होगी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखें, उसके नीचे लिखें थीसिस स्टेटमेंट, और आगे जगह छोड़ दें कम से कम दो तीन सेंटेंसेस। जब आप ऐसे पूरा लिख चुके होंगे फुल लेंथ ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, फिर आपके पास अगर आप 5-10 मिनट अपने बचा लेते हैं तो उसमें पूरे ऐसे को देख के आपको आइडिया होगा कि मैंने क्या लिख दिया। तो फिर ये जो मैं आउटलाइन की बात कर रहा हूँ, आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखें, वर्ड
ये जो टर्म है थीसिस स्टेटमेंट और आगे जगह छोड़ दें, पूरा ऐसे लिख चुके होंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि इस पूरे ऐसे को मैं एक या दो सेंटेंसेस में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। पूरे ऐसे की समरी, सेंट्रल थीम क्या बनेगा, वो फिर बाद में लिखेंगे। मैं बताऊंगा कि इसका थीसिस स्टेटमेंट इसकी कैसे होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी हेडिंग आपकी आउटलाइन में होगी डिफाइनिंग गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखें, हमारे टॉपिक के अंदर दो वेरिएबल या दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे, गुड गवर्नेंस और दूसरा क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दूसरी हेडिंग हमारी आउटलाइन में होगी डिफाइनिंग गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दूसरी हेडिंग होगी। दूसरी हेडिंग का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ होगा। उसके अंदर क्या होगा वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। यानी एक पैराग्राफ पहला जो होगा इंट्रोडक्शन का होगा, उसमें पूरे ऐसे को आपने उसका जिस्ट प्रोवाइड करना है, उस पूरे ऐसे को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। उसमें क्या क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा जो पैराग्राफ आपका ऐसे का होगा, उसमें आप गुड गवर्नेंस को डिफाइन कर रहे होंगे, उसके पिलर्स क्या हैं, इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहे होंगे वो क्या होती है, और गुड गवर्नेंस को लिंक कर रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कि कैसे गुड गवर्नेंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। इसी तरह तीसरी हेडिंग आप देंगे रोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखें हमारा जो टॉपिक था, मैं आपको टॉपिक्स दोबारा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। टॉपिक हमारा था गुड गवर्नेंस की कहते हैं चाबी को, की कुंजी को, कि या कुलीद को। गुड गवर्नेंस जो है वो कलीद है किस चीज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यानी गुड गवर्नेंस अगर आपके पास है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की जो ताला है वो खुल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो बाब हैं या अबवाब हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने भी मज़ाहिर हैं, वो आप उनको आश्कार कर पाएंगे अगर आपके पास चाबी कौन सी है, गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस की चाबी लगाएं तो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप इंश्योर कर सकते हैं। तो आपकी जो दूसरी हेडिंग होगी उसमें सस्टेनेबल गुड गवर्नेंस को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप डिफाइन करेंगे और इनको आपस में लिंक करेंगे। और तीसरी हेडिंग में आपका मेन मुद्दा आएगा, जो आपका टॉपिक है, कि रोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये चूंकि आपकी बेसिकली एक फ्रेज है, तो इसके बाद आप देंगे कॉलन और उसके नीचे आप इसमें कम से कम 4 पॉइंट देंगे, जैसे गुड गवर्नेंस प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक पैराग्राफ लिखेंगे इस पे। सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू गुड गवर्नेंस, या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिख दें बेशक, गुड गवर्नेंस की जगह वर्ड चेंज कर लें। सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। यानी पहले आपने कहा कि गुड गवर्नेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, ये पूरा सेंटेंस है। सब आउटलाइन हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में लिखी जाती है, पूरे सेंटेंस की शक्ल में। तो इसका मतलब यह है कि गुड गवर्नेंस को के ऊपर आप लिखेंगे एक जुमला, एक पैराग्राफ लिखेंगे, और उसका ये टॉपिक सेंटेंस होगा उस पैराग्राफ का, कि गुड गवर्नेंस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। और ये जब टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे, तो ये पहला सेंटेंस होगा और फिर उसके आगे 2-3 सेंटेंसेस में वजाहत होगी, एक्सप्लेनेशन होगी कि कैसे गुड गवर्नेंस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जिनकी माशी तरक्की आती है, और उस तरीके से फिर आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे या कोई ना कोई डाटा प्रोवाइड करेंगे, और फिर उसको साबित करेंगे कि गुड गवर्नेंस कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करती है। फिर एक और पॉइंट मैंने बताया कि सोशल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की वजह से। तो जो इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे तो उसका ये टॉपिक सेंटेंस बनेगा। फिर उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस से सोशल डेवलपमेंट आती है किसी मुआशरे या किसी मुल्क में, और फिर उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे 2-3 सेंटेंसेस में, और उसका कोई ना कोई कोड या कोई रेफरेंस या कोई किताब या कोई रिसर्च इंडेक्स या कोई हवाला देंगे, और उसके बाद उसको प्रूव करेंगे कि कैसे कैसे सोशल डेवलपमेंट जो है वो मुमकिन है थ्रू स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। और ये सोशल डेवलपमेंट आप कहेंगे कि ये जो पॉसिबल हो जाती है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस से, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मैनिफेस्टेशन है। फिर आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, बात को हम तरक्की कर रहे होते हैं कुछ ममालिक, लेकिन वो अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप तरक्की हासिल करें, सोशल डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। अब आपका अगर इन्वायरमेंट भी ग्रीन रहता है, क्लीन रहता है, तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज फिजिबल, यानी कि ये मुमकिन है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क। कि अगर आपके मुल्क में, आपके मुआशरे में गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा तो क्या होगा, आप इन्वायरमेंटल, आपका जो सोसाइटी होगी या आपका जो कंट्री होगा वो इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल होगा। और जो जो मुल्क इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसी तरह चौथी बात, चौथा पैराग्राफ या पांचवा पैराग्राफ आप लिखेंगे इसके ऊपर, जी इसको ये फोर्थ पैराग्राफ बनेगा इसके ऊपर। 4 पॉइंट है, 3.4, और ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी becomes reality as a result of installing powerful governing mechanism।
अब गुड गवर्नेंस की वर्ड की बजाय उसकी बार बार गर्दान की बजाय मैं कहीं पे लिख रहा हूँ पावरफुल गवर्निंग मैकेनिज्म, कहीं पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, कहीं पे लिख रहा हूँ गुड गवर्नेंस। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो भी तब एक रियलिटी बनती है जब एक मुल्क के अंदर पावरफुल गवर्निंग मैकेनिज्म आप इंस्टॉल करते हो। तो जब पावरफुल गवर्निंग मैकेनिज्म इंस्टॉल करते हो तो इसका मतलब है उस मुल्क में गुड गवर्नेंस है। जब गुड गवर्नेंस होती है तो उस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है, और किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी एक मैनिफेस्टेशन है किस चीज़ की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये चौथा पैराग्राफ आपका ये होगा। और इससे पहले जो हमने तीन बातें की हैं, पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब ये चार बातें, उसके बाद आप नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी। आप जो याद रखें जो भी आपका टॉपिक होगा, कोशिश करें कि उसके अंदर चैलेंजेस और रिकमेंडेशन लाजमी दें। अब ये चौथी हेडिंग मैंने दी है, केस स्टडी पाकिस्तान। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस, या चैलेंजेस इन द वे ऑफ गवर्नेंस, या चैलेंजेस इन द वे ऑफ गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या मैंने इसको हेडिंग दी है केस स्टडी पाकिस्तान। मैंने इस ऐसे को पाकिस्तान रेलेवेंट बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको ये कर सकते हैं चौथी हेडिंग में कि चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या आप लिख सकते हैं केस स्टडी, आगे कॉलन दे के पाकिस्तान की जिंदगी है, पाकिस्तान का हवाला देंगे। मैंने ये केस स्टडी कॉलन दे के पाकिस्तान क्यों लिखा है, मैंने इस हेडिंग के अंदर भी, ये जो चौथी हेडिंग है इसको भी एक पैराग्राफ लिखूंगा, उसमें बेसिकली मैं पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के चैलेंजेस का ही जिक्र करूंगा, और ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, या कहाँ कहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें चैलेंजेस का सामना है। तो आप हेडिंग आपकी मर्जी, इट इज अप टू यू कि आप इसको हेडिंग दें चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या केस स्टडी कॉलन पाकिस्तान, इस ऐसे को पाकिस्तान सेंट्रिक बनाए। और ये जो चौथी हेडिंग मैंने दी है इसके ऊपर जो मैं पैराग्राफ लिखूंगा अपने ऐसे में, तो उसमें मैं एक्चुअली चैलेंजेस का ही जिक्र करूंगा। और चैलेंजेस और रिकमेंडेशन, कोई भी टॉपिक हो, आपका एग्जामिनर बेसिकली आपसे तवक्को करता है कि आप अपने ऐसे कोई भी टॉपिक चूज करें, आप उसके कुछ चैलेंजेस, आप उसकी कुछ रिकमेंडेशंस लाजमी दें। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आर्गूमेंटेटिव ऐसे चूज किया है तो उसमें आप आर्गूमेंट्स इस सेंस में दें, इस तनाजुर में दें कि अगर कोई चैलेंजेस दे रहे हैं, बता रहे हैं, या रिकमेंडेशंस बता रहे हैं, या सोल्यूशन बता रहे हैं, तो एग्जामिनर चाहता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी क्रिटिकल स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स सामने आए। आप थ्रू आर्गुमेंटेशन, थ्रू एक्सपोजिशन, थ्रू नरेशन, थ्रू डिस्क्रिप्शन, थ्रू क्रिटिक, तो कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर आपने चैलेंजेस और रिकमेंडेशन लाजमी। रिकमेंडेशन बेशक दो हो, मैं आगे डिस्कस करूंगा, चैलेंजेस भी बेशक दो तीन हो, लेकिन चैलेंजेस और रिकमेंडेशन लाजमी दिया करें। उससे आपका जो ऐसे है वो क्रिटिकल बन जाता है, वो एनालिटिकल बन जाता है। उससे फिर आपके आर्गुमेंट, आपकी एक्सपोजिशन, आपकी आर्गुमेंटेशन ज़्यादा निखर के सामने आती है, और आप प्रूव करते हो कि यस आई एम गुड एट राइटिंग इंग्लिश ऐसे। अच्छा, चौथी हेडिंग मैंने बताया केस स्टडी कॉलन पाकिस्तान, या इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हेडिंग लिखें या लिखें केस स्टडी कॉलन पाकिस्तान, मकसद एक ही होगा। और आगे पांचवी हेडिंग आप देंगे रिफॉर्म्स फॉर गुड गवर्नेंस। जब ये रिफॉर्म्स आप दे रहे होंगे, क्योंकि ये एक फ्रेज है, इसके आगे कॉलन देंगे, इसके नीचे आप 3 से 4 मैंने लिखी हैं, आप कोई सी दो भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, दो भी सफिशिएंट है, कोशिश करें कम से कम 3 रिकमेंडेशन दें। अब रिकमेंडेशन के जब पैराग्राफ लिखे जाते हैं, रिकमेंडेशन की जो सब आउटलाइन लिखी जाती है वो भी सेंटेंसेस की शक्ल में होती हैं, और उसमें जो पहला लफ्ज होता है उसमें कोशिश किया करें कि उसमें आईएनजी लेके आए, जैसे स्ट्रेंथनिंग, जैसे इंट्रोड्यूसिंग, जैसे इंस्टॉलिंग, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस विल इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि अगर आप इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे तो उससे क्या आएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे तो गुड गवर्नेंस होगी, और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगी। इंट्रोड्यूसिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स इज इनएविटेबल फॉर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जब आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो उससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, और जब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस होगी। इसी तरह अगर आप, और उसी जब गुड गवर्नेंस होगी इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन, या यहाँ पे बेशक लिखें क्योंकि स्ट्रेंथनिंग का पहले वर्ड आप लिख चुके हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग एंटी करप्शन मूव्स विल इंश्योर फेयरनेस, कि अगर हम एंटी करप्शन मूव्स यानी कि ऐसे इकदाम करें कि करप्शन के खात्मा करने के लिए हम कुछ कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, कोई मूव्स लें, कोई इनिशिएटिव लें, कोई प्रोजेक्ट्स बना करें, उस पर काम करें, प्रैग्मेटिक मेजर्स लें, तो उससे क्या होगी, फेयरनेस आएगी। और फेयरनेस किस चीज़ की अलामत है,
फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी बेसिकली गुड गवर्नेंस की अलामत है। और गुड गवर्नेंस से क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है। इसी तरह अगर हम बात करें, पांचवा चौथा पॉइंट जो है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम पब्लिक पार्टिसिपेशन करवाएं लोगों की, कि लोग पार्टिसिपेट करें, जैसे डेमोक्रेटिक इदारे जो होते हैं, अगर हमारे किसी भी मुल्क में हो, तो लोग जो है वो वोट कास्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं अपने मुल्क के इदारों पे, और जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस के अंदर, तो उससे क्या होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और जब डेमोक्रेसी मजबूत होती है तो क्या होती है, उस मुल्क में गुड गवर्नेंस होती है। और गुड गवर्नेंस होती है तो उस मुल्क में क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है। तो यहाँ पे लिखे रिफॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस एंड, इसको बेहतर है कि हम इसको कर देते हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हमने इकट्ठी हमने कर दी थी, आपस में लिंक्ड कर दी थी, तो हम ये दोनों भी लिख सकते हैं एक ही वक्त में, कि गुड रिफॉर्म्स फॉर गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गुड गवर्नेंस होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। अगर सिर्फ ये लिखते हैं रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी सफिशिएंट है। अगर हम लिखते हैं रिफॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी ठीक है, क्योंकि हमने पहले साबित कर दिया होगा अपने दूसरे ऐसे पैराग्राफ के अंदर और अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर भी, कि गुड गवर्नेंस लीड्स टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की जहां जहां गुड गवर्नेंस होती है वहां वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। तो जो रिफॉर्म गुड गवर्नेंस की होती हैं, एक्चुअली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगी। या जब हम रिफॉर्म फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो जो भी हम पॉइंट्स उसमें डिस्कस करेंगे, दो तीन या चार, वो बेसिकली वो पॉइंट साबित कर रहे होंगे कि अगर ये रिफॉर्म्स लाई जाएं, जैसे जुडिशल रिफॉर्म लाई जाए, इदारों को मजबूत किया जाए, एंटी करप्शन मूव्स अडॉप्ट की जाए, या पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए, उससे गुड गवर्नेंस होगी। और गुड गवर्नेंस से क्या होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो इसमें मैंने चार पॉइंट दिए, इसमें से कोई दो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। वैसे आपको फॉर डूइंग जस्टिस विद दिस टॉपिक, आपको कम से कम तीन टॉपिक जो है, तीन इसमें सेंटेंसेस लिखने चाहिए। तीन सेंटेंसेस का मतलब है तीन पैराग्राफ ऐसे के अंदर एक्चुअली। और आखिरी हेडिंग आपकी होगी छठी, कंक्लूजन। ये तो हो गई हमारी आउटलाइन। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल आउटलाइन के अंदर। गुड गवर्नेंस की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको टॉपिक है। पहले मैंने कहा कि पहली हेडिंग आपकी क्या होगी, इंट्रोडक्शन की। मैं इसको जरा नीचे ले जाता हूँ ताकि हम इसके ऊपर मजीद खुल के बात कर सके। पहली आपकी हेडिंग मैंने कहा था कि इस ऐसे की जब आउटलाइन बनाएंगे तो वो क्या होगी, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर जो आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि गुड गवर्नेंस क्या है। फिर आप बताएंगे कि गुड गवर्नेंस को आप लिंक करेंगे किसके साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। कैसे, जरा देखिएगा। लिंक आप यूं क्रिएट करेंगे कि आप कहेंगे कि गुड गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करती है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन को। गुड गवर्नेंस से क्या होता है, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग पॉसिबल होती है। गुड गवर्नेंस से लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करते हैं। और गुड गवर्नेंस से क्या होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। और गुड गवर्नेंस से बेसिकली सोसाइटल बैलेंस आता है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और सोसाइटल बैलेंस, ये सारी चीज़ें मिलके किस तरफ लेके जाती हैं मुल्क को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, एक ऐसी डेवलपमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, किसी किस्म की जो डेवलपमेंट, या चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, एक ऐसी डेवलपमेंट जिससे मुल्क नुकसान की तरफ नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहा है कोई मुल्क, अपने मुल्क के लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहा है, लेकिन दरख्त काट काट के, यानी कि जंगल बने हुए हैं, जंगल उगे हुए हैं नेचुरली, नेचर ने उगाए हुए हैं, और वो जंगल काट काट के हम वहाँ पे अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन जो ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट है, जो दरख्तों की वजह से है, जंगलों की वजह से है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट किसी सेंस में हो सकती है, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को आप डिग्रेड कर रहे हैं, आप बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं। लिहाजा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि चाहे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो, किसी भी सेंस में डेवलपमेंट अगर आपके मुल्क में है, तो वो आपके मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो, उसका नुकसान ना हो आपके मुल्क को किसी सेंस में भी। तो मैं बात कर रहा था कि आपका जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा, उसमें गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इन दोनों को एक दो दो लाइन में सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। फिर बताएंगे कि गुड गवर्नेंस को लिंक करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जैसे मैंने बताया आपको। और फिर इस इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है किसी ऐसे के अंदर, उसका जो आखिरी सेंटेंस होता है वो थीसिस स्टेटमेंट होता है। और थीसिस स्टेटमेंट क्या है, मैं अपने मल्टीपल लेक्चर्स में पहले भी बता चुका हूं कि थीसिस स्टेटमेंट आपके पूरे ऐसे को एक से दो लाइन के अंदर अब समराइज करने का नाम होता है। यानी थीसिस स्टेटमेंट एक से दो सेंटेंसेस में
पूरे ऐसे को क्या करती है, कंडेंस करती है, पूरे ऐसे का सेंट्रल थीम होती है। यानी पूरे ऐसे का आप कह सकते हैं कि मरकजी ख्याल वही होता है। और थीसिस स्टेटमेंट जैसे जरा देखिएगा मैंने जहां बनाई है कि जब आप इस टॉपिक के ऊपर गुड गवर्नेंस की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे लिख रहे होंगे, तो इसका जो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, जब आप पहले पैराग्राफ को खत्म कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट, किस चीज के बगैर, आप लिखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है विदाउट ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एंड इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम। और इसी पूरे ऐसे की बात ही हमने यही साबित करनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो नामुमकिन है ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल और इफेक्टिव गुड गवर्नेंस के बगैर। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि पूरे ऐसे करके हमारा थीम ये होगा। अच्छा, अब हमने मैंने कहा कि दूसरी हेडिंग, आप मैंने क्या बताया था आपको, दूसरी हेडिंग मैंने कहा था डिफाइनिंग करेंगे, डिफाइनिंग गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप दूसरी हेडिंग का मतलब यह है कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो आप इसके अंदर एक्चुअली क्या लिखेंगे, जब इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख चुके होंगे, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन तीसरे स्टेटमेंट लिख चुके होंगे, तो जब आप अपने ऐसे के अंदर दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे उसमें गुड गवर्नेंस को डिफाइन भी करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन भी करेंगे और इनको आपस में लिंक भी करेंगे। कैसे, आप गुड गवर्नेंस में गवर्नेंस को जब बेसिकली डिफाइन कर रहे होंगे गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट में, गुड तो एक एडजेक्टिव है, आप गवर्नेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे गवर्नेंस क्या होती है, एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना और रिसोर्सेज को मैनेज करना बेसिकली क्या होता है, गवर्नेंस होता है। और ये अगर अच्छा हो रहा हो तो हम कहते हैं कि गुड गवर्नेंस है। इसी तरह आप बताएंगे कि पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस होते हैं ट्रांसपेरेंसी यानी फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ यानी जस्टिस, पार्टिसिपेशन यानी डेमोक्रेसी, एफिशिएंसी यानी सर्विस डिलीवरी। तो ये बताएंगे कि ये गुड गवर्नेंस के क्या हैं, पिलर्स हैं, यानी कि ये चीज़ें होंगी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी, अगर हुकूमत जो है वो अपने लोगों के लिए को अकाउंटेबल भी हो, आंसरेबल भी हो। रूल ऑफ लॉ अगर उसमें हो यानी कि वहाँ जस्टिस प्रिवेल कर रहा हो, पार्टिसिपेशन यानी कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, डेमोक्रेसी हो। और एफिशिएंसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली डिलीवर कर रही हो सर्विसेज। तो इसका मतलब है कि उस मुल्क में गवर्नेंस है, उस मुल्क में गुड गवर्नेंस है। तो आप जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें गवर्नेंस को डिफाइन करते हुए उसके गुड गवर्नेंस के पिलर्स बताएंगे और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट नीड्स को मीट करती करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मुल्क जो है वो अपने इलाके के अंदर अपने कोई हुकूमत जो है वो अपने मुल्क के अंदर कॉलोनीज बनाती है जंगलात को काट के, तो वो मौजूदा नीड्स तो पूरी हो रही होती हैं हाउसिंग की, लेकिन फ्यूचर में जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा होता है। लिहाजा ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए फ्यूचर की जनरेशन को कंप्रोमाइज न करे, उसको हम कहते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। इसकी डिफाइन करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कहेंगे कि ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे बेस करती है, सोशल इंक्लूजन पे बेस करती है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे बेस करती है। यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर है, सोशल इंक्लूजन अगर है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इसका मतलब है कि ऐसी डेवलपमेंट क्या होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो आप फिर इनको क्या करेंगे, लिंक कर देंगे जैसे मैंने बताया। तीसरा पैराग्राफ आपका क्या होगा, तीसरे पैराग्राफ में बेसिकली तीसरा चौथा पांचवा छठा ये तीन चार पैराग्राफ होंगे। इसमें बेसिकली आप बताएंगे कि गुड गवर्नेंस का क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने में। एक पैराग्राफ आपका होगा कि गुड गवर्नेंस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। वो जो पैराग्राफ होगा उसका ये टॉपिक सेंटेंस होगा, ये सब आउटलाइन। उसमें क्या लिखेंगे आप कि गुड गवर्नेंस क्या करती है, बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करती है, कि गुड गवर्नेंस से इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर किसी मुल्क में गुड गवर्नेंस है तो वहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है, इन्वेस्टर वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, वहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उससे जो जो मुल्क उस मुल्क की जो पॉलिसी है, कोई भी गवर्नमेंट सिटिंग जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज फिर आगे कंटिन्यू रहती हैं, क्योंकि उस मुल्क के अंदर स्टेबल माहौल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह उसके ऊपर दूसरा पैराग्राफ आप लिखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट तब मुमकिन है कि अगर मुल्क में गुड गवर्नेंस हो। उसमें आप बात लिखेंगे कि गुड गवर्नेंस अगर होती है तो बेसिकली इनइक्वालिटीज जो हैं वो रिड्यूस होती हैं और एजुकेशन का सेक्टर इंप्रूव होता है, हेल्थ का सेक्टर इंप्रूव होता है। तो एजुकेशन का सेक्टर इंप्रूव होता है, हेल्थ का सेक्टर इंप्रूव होता है, इनइक्वालिटीज कम होती हैं। इससे क्या होता है, उस मुल्क में सोशल डेवलपमेंट आती है और सोशल डेवलपमेंट से क्या आता है कि उस मुल्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। इसी तरह एक तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे जिसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज फिजिबल या पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसका यही टॉपिक सेंटेंस होगा और उसके अंदर आप क्या बेसिकली बात कर रहे होंगे कि अगर किसी मुल्क में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो तो इसका मतलब है उस मुल्क के अंदर
पॉल्यूशन को रेगुलेट किया जा रहा होता है, मिनिमाइज किया जा रहा होता है, पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा रहा होता है, और उस मुल्क के अंदर ग्रीन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है। तो जिस मुल्क के अंदर ग्रीन पॉलिसीज हो, नीट एंड क्लीन इनिशिएटिव लिए जा रहे हो इन्वायरमेंट के हवाले से, पोल्यूशन को कंट्रोल या रेगुलेट किया जा रहा हो, तो उस मुल्क का जो इन्वायरमेंट होता है वो सस्टेनेबल बन जाता है, और उस मुल्क की जो डेवलपमेंट होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन जाती है। इसी तरह एक चौथा टॉपिक पॉइंट ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और चौथा पैराग्राफ जब लिखेंगे तो उसका टॉपिक सेंटेंस ये होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी becomes reality as a result of installing पावरफुल गवर्निंग मैकेनिज्म। अब इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखेंगे तो ये चौथा पॉइंट है बेसिकली। तो इसके ऊपर जो पॉइंट आप लिखेंगे, तो सॉरी पैराग्राफ जब लिखेंगे तो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, उसका पहला सेंटेंस ये होगा। किसी पैराग्राफ को एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो आप उस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस देखता है, क्योंकि किसी पैराग्राफ के अंदर जो पहला सेंटेंस होता है वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है, उसी के अंदर उस पूरे पैराग्राफ का मुद्दा, सेंट्रल थीम लिखा हुआ होता है। तो इस पैराग्राफ का आगाज आप करेंगे, जो चौथा पैराग्राफ लिखेंगे, जिसमें आप डिफाइन बता रहे होंगे कि कैसे गुड गवर्नेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। तो उसमें आप बताएंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तब आती है कि जब किसी मुल्क में अगर पावरफुल गवर्निंग मैकेनिज्म को इंस्टॉल किया गया हो, यानी किसी मुल्क में अगर गुड गवर्नेंस होगी तो उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, यानी सियासी इस्तेकाम होगा, यानी जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपना टेन्योर पूरा करेगी। तो उसमें आप क्या बात लिखेंगे कि उसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की फाउंडेशन होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो किसी मुल्क में अगर गुड गवर्नेंस हम इंश्योर करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बुनियाद रख रहे होंगे। तो ये चार पॉइंट यानी चार पैराग्राफ लिखेंगे। पांचवी जो है जो जो चौथी हेडिंग है बेसिकली, ये तो तीसरे पॉइंट के सब पॉइंट थे। चौथे पॉइंट में आप बेसिकली चैलेंजेस लिख रहे होंगे, चैलेंजेस इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या मैंने हेडिंग दी है केस स्टडी पाकिस्तान, यानी कि इस टॉपिक को, इस ऐसे को मैं पाकिस्तान की तरफ लेके आ रहा हूँ, पाकिस्तान की मिसाल की देते हुए। इसमें बेसिकली आप पाकिस्तान के गवर्नेंस इंडिकेटर बताएंगे कि पाकिस्तान के गवर्नेंस के इंडिकेटर बड़े वीक है रीजनली हमारे इस साउथ एशिया में, और फिर बताएंगे कि इस मुल्क में करप्शन है, वीक इदारे हैं, वीक इंस्टीट्यूशन हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पुअर सर्विस डिलीवरी है। तो ये सारे जो जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है। क्योंकि करप्शन नहीं होगी, इदारे मजबूत होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सर्विस डिलीवरी मजबूत होगी, तो तब गुड गवर्नेंस होती है। हम बताएंगे चैलेंजेस बेसिकली कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पुअर सर्विस डिलीवरी है। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो इश्यूज हैं ये बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे बेसिकली रूल ऑफ लॉ नहीं है। उससे क्या है कि हमारे मुल्क में सोशल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप बताएंगे कि जब ये नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं है। कैसे? क्योंकि हम बता चुके होंगे कि पाकिस्तान में करप्शन है, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वीक या पुअर सर्विस डिलीवरी है। क्यों? हम बताएंगे क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की कमी है, तो या एब्सेंस है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो बैड गवर्नेंस है, जिसकी वजूहात भी हम बताएंगे कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। इससे क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। कौन से? कि जहाँ पे पॉवर्टी हो रही है, आ रही है सामने, इनइक्वालिटीज उभर रही हैं, इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन डिके हो रहा है, और अनसस्टेनेबल ग्रोथ पाकिस्तान में हो रही है किसी भी फेज एरिया के अंदर, यानी चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर सेक्टर में हमारी जो ग्रोथ है वो क्या है? अनसस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि बैड गवर्नेंस है, और बैड गवर्नेंस की वजह से जो मसाइल हैं उनका हमने बता दिया कि उसकी वजह से पॉवर्टी भी है, इनइक्वालिटीज़ भी है, इंस्टीट्यूशन तबाह भी हो रहे हैं। और जो हमारे अंदर मुल्क के अंदर चूंकि बैड गवर्नेंस है पाकिस्तान में, बैड गवर्नेंस से क्या है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो क्या है? अनसस्टेनेबल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो ये चैलेंजेस का पैराग्राफ हो गया, उसकी एक ही पैराग्राफ काफ़ी है। उसके ऊपर उसके बाद आप रिफॉर्म्स के ऊपर पैराग्राफ देंगे, और रिफॉर्म के ऊपर दो तीन पैराग्राफ आपको लाजमी देने चाहिए। पांचवी हेडिंग आपकी आउटलाइन के अंदर होगी रिफॉर्म्स फॉर गुड गवर्नेंस। अब चूंकि ये आप फ्रेज है, इसके बाद कॉलन दें, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे। इसमें मैंने चार पॉइंट डिस्कस किए, आप इसमें दो से तीन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। और दो से तीन पॉइंट का मतलब है दो से तीन पैराग्राफ। पहला पॉइंट आप दे सकते हैं कि जहां आपने रिफॉर्म्स देनी है, रिफॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस एंड, पहले भी मैं बता डिस्कस कर चुका हूं, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ आपकी चौथी जो हेडिंग होगी, सॉरी पांचवी, वो क्या होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
कि पाकिस्तान के अंदर सॉरी गुड गवर्नेंस और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन सी रिफॉर्म जिन्हें रिकमेंडेशन जिन्हें रेमिडियल मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। इसमें मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए, आप कोई से 3 पॉइंट ले सकते हैं कि अगर हम इदारों को स्ट्रेंथन करें तो उससे सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, यानी स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस विल इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है कि इंट्रोड्यूसिंग जुडिशियल रिफॉर्म इज इनएविटेबल फॉर ट्रांसपेरेंसी। और तीसरा पॉइंट मैंने दिया है कि स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन मूव, जहां पे हमने इसको वर्ड चेंज कर लिया था और हमने क्या लिखा था, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग एंटी करप्शन मूव्स विल इंश्योर फेयरनेस। और चौथा पॉइंट दिया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है कि जब लोग वोट करते हैं, विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो ये जो चारों पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट बेसिकली गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जाएंगे। हर पॉइंट का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा और हर पैराग्राफ का ये जो सेंटेंस होगा, जो जो सब आउटलाइन है, ये टॉपिक सेंटेंस होगा। तो ये अगर हम इदारों को मजबूत करें, अगर हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएँ, अगर हम एंटी करप्शन मूव्स अडॉप्ट करें और अगर हम पब्लिक की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें, तो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी भी होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, फेयरनेस भी होगी। और ये सारी चीज़ें मिलकर किस तरफ लेके जाएंगी मुल्क को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। और फिर ऐसे को आप क्या करेंगे, कंक्लूड। और कंक्लूजन के अंदर क्या करेंगे आप, कंक्लूजन का पैराग्राफ हमेशा स्टार्ट किस चीज़ से होता है, मैं आपको बता दूं। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन थीसिस स्टेटमेंट होती है। कंक्लूजन के पैराग्राफ की पहली लाइन क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, हम पहले लिख चुके हैं, मैं उसी बात को वहां से उठाऊंगा, यहाँ कॉपी करूंगा लेकिन जरा डिफरेंट अंदाज में। ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट थी, मैं यहाँ से मैंने कॉपी की। आपका जो पैराग्राफ पूरा ऐसे जो है, उसके अंदर पहला पैराग्राफ जो होता है, वैसे तो जब भी आपका पेपर चेक होता है तो उसमें पहला पैराग्राफ, पहले आपकी आउटलाइन चेक होती है, आउटलाइन के बाद आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ चेक होता है, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ, और उसके बाद एग्जामिनर को 2-3 पैराग्राफ आपके चेक करके फिर वो जाते हैं आपके कंक्लूजन के पैराग्राफ। तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमेशा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कंक्लूजन का पैराग्राफ आपका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। और कंक्लूजन का पैराग्राफ जब लिखते हैं, उसकी लेंथ और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की लेंथ में फ़र्क होता है। कंक्लूजन का पैराग्राफ ज़रा कंडेंसिव होता है, ज़रा छोटा होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ ज़रा बड़ा होता है। तो थीसिस स्टेटमेंट से हमने स्टार्ट करेंगे कंक्लूजन के पैराग्राफ को। और कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर जो थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, वो उसको बायना ही नहीं लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ नहीं लिखेंगे जैसे आप इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन लिख चुके थे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन भी थीसिस स्टेटमेंट होती है। यहाँ इसको चेंज करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कहा है जैसे कि मुमकिन नहीं है, विदाउट, इज इम्पॉसिबल विदाउट, यहां लिखेंगे हम, जरा देखिएगा मैंने इसको चेंज कैसे किया है, विदाउट गुड, और यहां मैं लिख देता हूं इम्पॉसिबल विदाउट गुड गवर्नेंस। डायरेक्ट मैंने बात की है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इम्पॉसिबल है विदाउट गुड गवर्नेंस। ये बात मैंने करके कंक्लूजन का पैराग्राफ शुरू कर दिया है थीसिस स्टेटमेंट से, बेसिकली अल्फाज चेंज किए। ये वही थीसिस स्टेटमेंट है जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की आखिरी लाइन थी, लेकिन अल्फाज को चेंज कर दिए, उसको मुख्तसर कर दिया। कंक्लूजन का पैराग्राफ हमेशा मुख्तसर होता है, उसमें लंबी बातें नहीं की जाती। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिनके डिफाइन करेंगे किस चीज़ को, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे दो चीज़ों को, गुड गवर्नेंस को, और उसके बाद हम किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, गुड गवर्नेंस के बाद सस्टेनेबल, सस्टेनेबल बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे। दोनों को मिला के आप बेसिकली 1 से 1.5 सेंटेंस में डिफाइन करेंगे। फिर आप गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर बता देंगे 1 से 2 सेंटेंसेस में, गुड गवर्नेंस को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक कर देंगे एक ही सेंटेंस में। उसके बाद जो उसका रोल है बेसिकली, जो टॉपिक था कि गुड गवर्नेंस की है सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें जो 4-5 पॉइंट हमने दिए थे कि सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो आप 2 सेंटेंसेस में लिखें कि गुड गवर्नेंस प्रमोट्स या गुड गवर्नेंस रिजल्ट्स इन सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वो आप 2 सेंटेंसेस में लिखेंगे। और आखिर पे जब ऐसे को कंक्लूड, और हाँ, जो चैलेंजेस हैं, 2-3 चैलेंजेस को एक ही सेंटेंसेस में लिख के, फिर उसके बाद जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी 1 से 1.5 सेंटेंस में लिख के आखिर पे क्या करेंगे, ऐसे को कंक्लूड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, होप ओरिएंटेड। होप ओरिएंटेड आपकी क्या होगी, एंडिंग होगी। होप ओरिएंटेड एंडिंग क्या होती है, ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग, कि अगर ये जो ऊपर चैलेंजेस बताए गए हैं गवर्नेंस के, अगर उनको सॉल्व किए करने के लिए जो रिकमेंडेशन बताई गई हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो किसी मुल्क के अंदर भी गुड गवर्नेंस को लॉन्च करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। अगर इस टॉपिक को अगर हम देखें तो इसका सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर आप कुछ मैंने किताबों का हवाला दिया है, जैसे वाई नेशन फेल किताब का हवाला दे सकते हैं।
इसके अंदर आइडिया है कि इंस्टीट्यूशन कैसे डिटरमिन करते हैं प्रॉस्पेरिटी को। इंस्टीट्यूशन मजबूत तो उस मुल्क के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है। एक किताब और है द बॉटम बिलियन किताब है पॉल कॉलर की, और ये किताब इसका हवाला दे सकते हैं कि जो वीक गवर्नेंस होती है वो ट्रैप करती है मुल्क को, पॉवर्टी की तरफ लेके जाती है। एक और किताब का हवाला दे सकते हैं गवर्नेंस, ये मार्क बेवर की किताब है। इसके अंदर बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी गई है कि गवर्नेंस होती क्या है, तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं जब आप गवर्नेंस को डिफाइन कर रहे होंगे। एक और किताब है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ये अमृता सिंह की किताब है, और इस किताब के अंदर बेसिकली गवर्नेंस के बारे में लिखा गया कि गवर्नेंस कैसे ह्यूमन कैपेबिलिटीज को क्या करती है, इंश्योर करती है, इनके ह्यूमन कैपेबिलिटीज को, फैकल्टीज को कैसे हम यूज़ करते हैं कि गवर्नेंस होगी तो हम तमाम जो हमारी ह्यूमन फैकल्टीज हैं उनको हम यूज़ कर रहे होंगे। और एक और किताब इसका हवाला दे सकते हैं अपने ऐसे में किसी भी जो डिफरेंट पैराग्राफ होंगे कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये किताब कौन सी है, बेसिकली गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये किताब है, या बेसिकली ये रिपोर्ट्स का मजमूआ है एक किताब की शक्ल में। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स का एक मजमूआ है। तो ये पॉलिसी बेसिस में पर्सपेक्टिव है, इसका हवाला दे सकते हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस के वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशन जो है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के मुताबिक कैसे गुड गवर्नेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है थ्रू सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, कुछ इसमें कोटेशन दी हैं। कोफी अनान की कोट है कि गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एरेडिकेटिंग पॉवर्टी। एक और कोट जो है वो किताब इस ऐसे में लिख सकते हैं अब्राहम लिंकन का कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये उसने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था। इसी तरह अमृता सिंह का एक कोट है कि डेवलपमेंट रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ अनफ्रीडम्स, यानी कि फ्रीडम अगर होगी तो तब क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी होगी तो गवर्नेंस होगा, गुड गवर्नेंस होगी तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। और यूएनडीपी का भी एक कोट है उस प्रोग्राम का कि गवर्नेंस इज एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बेसिकली। तो गवर्नेंस को आप यूं डिफाइन करते हुए यूएनडीपी के हवाला भी दे सकते हैं। और कुछ इंडिकेटर्स जो हैं जो आप उनका हवाला दे सकते हैं इस ऐसे के अंदर कि वर्ल्ड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर 6 डायमेंशंस हैं या इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किए हैं। उसमें कौन कौन से हैं कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, कि अगर ये 6 इंडिकेटर किसी मुल्क में अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें गुड गवर्नेंस है, और गुड गवर्नेंस है तो फिर क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। कुछ ग्लोबल इंडेक्सेस का भी हवाला दे सकते हैं, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान का हवाला दे दें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हवाला दे दें किसी मुल्क का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एसडीजीज जो होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका इंडेक्स है, वो भी आप रिसेंट डेवलप उठा लें कहीं से गूगल से। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 3-4 इंडेक्स जो हैं रिसेंट 2024 के 2025 के आप उठा के नोट कर लें, उनको भी आप अपने ऐसे में कोट कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक जो आपने एक चौथा पैराग्राफ लिखा था जिसमें चैलेंज का जिक्र किया था, तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं वो उसका स्कोर, पाकिस्तान के जो स्कोर हैं वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर के ऊपर, वो शो करते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर या गुड गवर्नेंस के ऊपर वो बड़ी क्या है, मॉडरेट है और इनसफिशेंट है। और फिर आप हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान का जो उड़ान प्रोजेक्ट है, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया था, ये बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है उसके साथ लिंक करती है किसको, गवर्नेंस को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर इस वीडियो को आपने यूजफुल पाया है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो पीएमएस की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की और सीएसएस की के लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए थीम के ऊपर एक आउटलाइन लेके आऊँगा आपके साथ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस किस्म का जो कंटेंट है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज़।